नमस्कार। अब तक हमने भारत में जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया, जिनमें नागा और संथाल मुख्य रूप से जनजातियां थी। इससे पहले हमने विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं, एस्किमो, पिग्मी और बुशमैन का अध्ययन किया। जनजातियों के बारे में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये एक इस तरह की सभ्यता है जो चकाचौंध से दूर अपनी आदिम जीवन पद्धति, भाषा, परंपरागत संस्कार, प्राथमिक उद्यम और छोटे मोटे समूह में बंटे हुए लोग हैं, जो सभी महाद्वीपों में मुख्य रूप से विद्वान रहते हैं या निवास करते हैं। इन्हें आदिवासी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बनाए रखने के लिए इनके जो सामाजिक प्रतिबंध है बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, कड़े होते हैं। और स्पष्टतः ये लोग जो प्राथमिक कार्य हैं, जैसे आखेट है, मछली पालन है, मछली मारना है, पशुपालन है, वस्तु वन संग्रह है, संदिग्ध कृषि की भरण पोषण करना है, भौतिक परिवेश के अनुरूप निवास स्थान इनका बनाना है, विशिष्ट आचार विचार के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, और आधुनिकता से दूर या रहना और कतराना इन जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वास्तव में हम ये देखें तो ये देखने में आता है कि जो मानव समुदाय एक ऐसे दुरू भौतिक परिवेश से घिरा है जहाँ प्रकृति की संभावनाएं जो प्रगति की संभावनाएं होती है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है, नहीं के बराबर होती है। और वहाँ का जो मानव समुदाय है वो काफ़ी पिछड़ापन और स्वाभाविक होता है। ऐसे लोग प्रकृति के साथ अपने समायोजन अनेक स्तरों पर कर पाते हैं, और क्योंकि ये प्रकृति के साथ इनका सीधा संबंध होता है, इनका जो व्यवसाय होता है, रहन सहन, सामाजिक संगठन है, और जो मानवीय मूल्य परिवेश जनित जो होते हैं, जो प्रकृति से निर्भर होते हैं। विश्व में ऐसी हजारों आदिवासी जनजातियां हैं जो कोई न कोई महाद्वीप में जरूर इस तरह से निवास करती हैं। इसी तरह हम मुख्य रूप से देखते हैं कि भारत में जो मुख्य जनजातियां हैं, इनमें हम देखते हैं कि जो अपने प्रजातिगत गुण हैं, वंशावलियां हैं, पारंपरिक जीवन पद्धति है, विशिष्ट रीति रिवाज हैं, प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल समायोजन से अपनी एक अलग पहचान बनाने में मुख्य रूप से सफल हुए हैं। दूसरे शब्दों में मैं देखूं तो समाज के पिछड़े वर्ग के वे लोग हैं जो सभ्यता की दौड़ में पीछे रह गए हैं। और ऐसा ये स्वाभाविक है कि जो वर्ग दौड़ से आगे बढ़ा है उसकी पारिस्थितिकी इनसे काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। अतः इन दोनों परिस्थितियों को समझने के लिए जो मानव पारिस्थितिकी विशेषताओं का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो भारत में मुख्य रूप से तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इनको विभक्त किया गया है जनजातियों को: उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की मैं प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करूं तो थारू, लेपचा, भोटिया, डफला, मिसमी, गारो, खासी, नागा, गद्दी, कुकू, चकमा और गुरुंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी तरह मध्यवर्ती क्षेत्र की मैं बात करूं आदिवासियों जातियों की, तो इनमें गोड़, भील, संथाल, उराव, मुंडा, हो, कांत, खरिया, बेगा, सांवरा, गदब और बोंदा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी तरह तीसरी जो मुख्य जनजातियों का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं तो टोडा, पनियान, कादर, चेचू, कुरवन, अंडमानी, जरवा, निकोबारी, सेंटनली, ओंग और सोपन मुख्य जनजातियां हैं जो दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं। भारत में भी अनेक आदिवासी जातियां हैं जिन्हें जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। इनमें देखते हैं तो जुआंग है, कोया, मिनिकॉय, होडम्बो, बेगा, गढ़वा, चेचू, कोल, कोरवा, कुकी, कुल्लू, मेथे, खासी, चकमा, खोंग, उराव, नागा, गोड़, संथाल, गारो, भील, अंडमानी, भोटिया, टोडा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों जनजातियां भी भारत में और निवास करती है या आवासीय रूप में रहती है। हम मुख्य रूप से देखते हैं तो सबसे पहले अब मैं टोडा जनजाति के बारे में अध्ययन करूंगा। टोडा जनजाति की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो इसका पश्चिमी ये तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में स्थित नीलगिरी पर्वत में बसने वाली प्रमुख जनजाति है जो टोडा नाम से जानी जाती है।
और ऐसा कहा भी जाता है कि टोडा इस प्रखंड के मूल निवासी हैं, इस भूखंड के मूल निवासी हैं और ये आर्य मूल की जनजाति है जो अपने ऐतिहासिक विरासत का बड़ा गर्व रखती है। ऐसा भी हम देखते हैं कि कभी कभी इस क्षेत्र के राजा थे। ये दक्षिण की अन्य जो प्रजातियां हैं से सर्वदा नाक और नक्श में भिन्न रूप में होते हैं। इनका जो कद है सुगठित लंबा कद होता है, गोरा रंग, पतली नाक और बड़ी बड़ी आंखें। द्रविड़ समुदाय से ये मेल नहीं खाती है और लगता है कि ये प्राचीन काल में यहाँ आकर बस गए थे और कुछ लोग इन्हें आर्यों के वंशज न मानकर यहूदी संप्रदाय के संबंधित इनको मानते हैं। अब मैं इनके निवास क्षेत्र की बात करूं तो ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र और समीपवर्ती पठारी भाग पर इनके निवास पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इनके जो अधिकांश निवास है वो 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पाइकारा नदी के पास उटकमंड का लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र टोडा क्षेत्र में के रूप में जाना जाता है। इसे टोडा नांद के नाम से भी जाना जाता है। मलयालम के नांद का अर्थ इलाका होता है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है उष्ण आर्द्र जलवायु का क्षेत्र जहां वर्ष भर ऊंचा तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है 125 से 150 सेंटीमीटर। यहाँ अधिक वर्षा वाले पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वृक्ष और पूर्वी ढाल पर पठारी ढालों पर अच्छी घास पाई जाती है। इन्हीं घास के कारण टोडा पशुपालक बन गए और अपने ढेरों में भैंस को अपने जो ढोर होते हैं ढोरों में भैंसों को ये सर्वोच्च स्थान में दिए हुए रहते हैं। अब मैं इनके जीवन पद्धति और अर्थतंत्र की बात करूं तो टोडा जनजाति की जीवन पद्धति पशुचारण पर आधारित है। ये कृषि कार्य को हे दृष्टि से देखते हैं जिसके कारण इनमें कृषि कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं होती है। पशुओं में भैंस पालन इनका प्रधान है क्योंकि उष्ण आर्द्र जलवायु में भैंस पालन अपेक्षाकृत एक सरल कार्य होता है। ये अपनी स्थायी बस्ती बनाकर रहते हैं और उसमें ये पशुपालन जैसे कार्य करते हैं। परिवार की जो आवश्यकता अनुसार ढोरों में भैंसों की संख्या होती है। भैंस के दूध को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जंगल में कंदमूल, गोंद, शहद आदि इकट्ठा करते हैं और अब वे अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्न और साग सब्जी की कृषि भी करने लगे हैं। टोडा जो परिवार है आत्मनिर्भर होता है और इनका अर्थतंत्र अविकसित आदिम स्तर का देखने को मिलता है। भोजन सामग्री अब मैं इनकी भोजन सामग्री के बारे में चर्चा करूं तो टोडा मूलतः शाकाहारी होते हैं। इनके भोजन में भैंस का दूध और दूध से बनी वस्तुएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त फल हैं, कंदमूल हैं, मोटे अनाज हैं, जाड़ गुण हैं, आलू और साग सब्जी ये खाते हैं और कुछ विशेष अवसरों पर भैंस के बच्चे का बलिदान करते हैं और उसका मांस भी खाते हैं। वस्त्र और आभूषण की बात करूं तो टोडा पुरुष धोती और ढीला चोगा पहनते हैं जो सूती वस्त्र का बना होता है। ये धोती और कुर्ता भी पहनते हैं लेकिन सिला वस्त्र इन्हें पसंद नहीं आता है। ये सिर नहीं ढकते हैं। टोडा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं जिसे वे सिर पर ओढ़ लेती हैं। इनका सिर गिलेट और चांदी की गहने भी पहनता है। स्त्रियां जो होती हैं इनके गिलेट और चांदी के गहने भी पहनती हैं और मोती, मूंगा आदि की माला पहनना इनके विशेष शौक होता है। बहुधा पुरुष दाढ़ी और मूंछ रखते हैं लेकिन नव युवकों में ये प्रथा लगातार घट रही है। इनके आवास और बस्ती की मैं बात करूं तो ये लकड़ी, बांस, ताड़ और घास से अर्धचंद्राकार आकार में झोपड़ी नुमा आवास बनाते हैं। इनके आवास लगभग 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा होता है। इनका छाजन घास फूस से इस प्रकार छाए हुए होता है ताकि वर्षा का जो जल है किसी भी हालत में अंदर ना आए। इसके लिए ये अधिक ढलुआ छप्पर बनाते हैं जो जमीन पर तक लटकता रहता है और बांस का दरवाजा बनाते हैं लेकिन ये छोटा दरवाजा भी अवश्य होता है जिसमें ये झुककर प्रवेश करते हैं। इनके घर कई खंडों में बंटे हुए होते हैं। अपने घर को ये अश कहते हैं और घर के सामने खुली जमीन जरूर रखते हैं। इनके घर के आसपास सफाई जरूर रहती है। इनके घर के सामने भैंसों के लिए बाड़ा बनाते हैं जिसे फूस से छा देते हैं। 8-10 घरों का गांव होता है जिसे ये मांड कहते हैं। मांड के स्थल का चुनाव ये बहुत सोच समझ कर करते हैं और ऐसे चुनाव में चारागाह, जल स्रोत, सुरक्षा, स्वास्थ्य को
मुख्यतः और सर्वोत्तम स्थान ये देते हैं। ये कला प्रेमी भी होते हैं। अब मैं इनकी उपकरण और अस्त्र की बात करूं तो ये भोजन पकाने और खाने के लिए साधारण वस्तुओं साधारण धातु के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। इनके अस्त्र शस्त्र भी साधारण किस्म के ही होते हैं। सामाजिक संगठन की बात करूं तो टोंडा है जो संयुक्त परिवार को पसंद करते हैं, जिसमें कई भाइयों का परिवार एक साथ रहता है। इसमें अनेक पत्नियां और पतियों को रखने की छूट है। एक ही स्त्री कई भाइयों की पत्नी हो सकती है। इसका एक कारण यह भी है कि इनके समाज में स्त्रियों की संख्या कम होती है। ये अपने अतिथि के सत्कार में पत्नी को समर्पित कर देते हैं और अंधविश्वासी और धर्मभीरु होते हैं। प्रत्येक गांव का एक ग्राम देवता होता है। इसके अलावा अन्य देवी देवता इनके रस्म रिवाज के आधार पर हैं। देवी देवताओं की पूजा पर खूब खर्च करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं और मांस को प्रसाद के रूप में खाते हैं। किसी भी मृत्यु संस्कार पर मृतात्मा की शांति के लिए पशु बलि अवश्य दी जाती है। ये तमिल और कन्नड़ की मिश्रित भाषा बोलते हैं, हालांकि उनकी अपनी भी बोली है जो परिवार में प्रयुक्त होती है। टोंडा की जीवन पद्धति कुछ हद तक हिमालय के गद्दियों के समान है। अंतर केवल चलवासी और स्थायी पशुचालन का है। इनमें विवाह की प्रथा के अनुसार पहले वर अपनी प्रेमिका के पिता के पैर पर माथा टेकता है और वधु की मांग करता है। यदि वधु का पिता सहमत हो जाता है तो ताश्चैन कहकर अपनी स्वीकृति देता है। टोडा अपनी मान्यताओं और संस्कारों के प्रति बहुत सजग होते हैं। टोडा पूर्णतः आत्म केंद्रित जनजाति है जो अपनी आवश्यकता और उत्पादन में संतुलन और आत्म संतुष्ट रहने का प्रयास करती है। अब इनकी सरकारी सहायता से इनकी दशा को सुधारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। धन्यवाद।